Now, beta, you please check. Did we start this page or not? I think one or two Yes, questions कर लिए थे. yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ये ma'am. पेज था. हाँ हाँ, We have to start 17th question. 16 तक कर लिया था, याद आ गया. ये हार्मफुल प्रोडक्ट का पान मसाला का था. हाँ, नाउ टुडे 17th क्वेश्चन इज टू बी स्टार्टेड. So you just start reading. In the meantime, let me take out my book also. हाँ जी. हाँ, यहाँ से करते हैं हम दो. ये जो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नेम इज गिवन है, इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट का भी नाम हो सकता है. कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट, कोई भी लिकर का या टोबैको प्रोडक्ट, कोई भी ऐसे हार्मफुल फॉर हेल्थ ऐसी कोई भी चीज हो तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू 17th क्वेश्चन. हाउ शुड फॉलोइंग आइटम्स be treated in the estimation of national income? First is interest paid on loan taken to buy a personal car. चार बच्चे हैं तो चारों पार्टिसिपेट करेंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन, कोई आपने लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ कार, उसके ऊपर यू आर पेइंग इंटरेस्ट, तो विल दैट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट? इट विल बी इंक्लूडेड, है ना. क्यों इंक्लूड? Yes. हाँ जी, क्योंकि जो लोन लिया है वो कार के लिए लिया है, इट्स ए पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अपनी पर्सनल यूज के लिए कार लेनी है तो इट इज ए पार्ट ऑफ, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऐसे पूरा लिखना है आपने. कार की जगह कोई और चीज का भी नाम हो तो भी सेम ही आएगा. पर्सनल से हमें पता चल जाता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ये. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड बाय ए फर्म. अब यहाँ पे ये नहीं क्लियर हो रहा कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए है या वो अपना कोई रॉ मटेरियल को मार्केट से ला रहे हैं या भेज रहे हैं, कुछ ऐसा है. इट्स नॉट गेटिंग क्लियर. तो इसका मैं ही बता. Yes. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. मैं वही कह रही हूँ ना बेटे, यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं या वो कोई अपना ऑफिस के काम के लिए ट्रांसपोर्ट को यूज किया जा रहा है. तो दोनों तरह से बन सकते हैं. अगर तो एम्प्लॉय होता फिर तो हमें आ जाना था भी इनडायरेक्टली ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज उसको हेल्प हो रही है. बट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है दे विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. है ना. क्लियर नहीं ना हो रहा है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा किस बात के ऊपर किया जा रहा है. तो दोनों तरह के आंसर ओके हो सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, बट मतलब अपने हिसाब से फिर लिख सकते हैं. ये डिपेंड करता है ऐसा क्वेश्चन की फिर जो बोर्ड की ओर से जो उन्होंने मॉडल आंसर की बनाई होती है उसमें वो क्या चीज को लेना चाहते हैं, फिर उसी को करेक्ट किया जाता है. बट अकॉर्डिंग टू मी दोनों आंसर बन जाते हैं. ठीक है. एज ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉट टू बी इंक्लूडेड. चलिए नेक्स्ट है सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया. No. ध्यान से पढ़िए जरा, ऊपर क्या पूछा है. डोमेस्टिक नहीं पूछा हुआ है, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. आएगा ये. Yes. आएगा. हाँ जी. क्यों आएगा? क्योंकि इट इज ए, जब हमारे पास नेशनल कॉन्सेप्ट है तो दैट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. उस एंगल से फिर हमने सोचना है. इट विल बी इंक्लूडेड. वेरी राइट. चलिए नेक्स्ट है गिविंग रीजन कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो. गिविंग रीजन. हाँ जी. फर्स्ट है प्रॉफिट्स. Flow. फ्लो है ये. क्यों फ्लो है? बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एक मंथ में प्रॉफिट है या ईयर में प्रॉफिट है, सो इट कवर्स ए पीरियड ऑफ टाइम. सो फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके. चलो पहले ये बता दीजिए सेविंग्स. Flow. फ्लो है ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर होती है. आई थिंक कनिका हैज कम. वेरी गुड, वेलकम कनिका. आधी फोटो दिख रही है मुझे कनिका की है.
चलो नेक्स्ट है कैपिटल। Stock. Stock. स्टॉक है क्योंकि कैपिटल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गिना जा सकता है, तो कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस इन ए बैंक अकाउंट। Stock. ये भी स्टॉक है। पहले आपके इस समय बैंक अकाउंट में हाउ मच मनी डू यू हैव, ये गिना जा सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इट इज आल्सो स्टॉक। तो ये दोनों जो है कैपिटल एंड बैलेंस इन बैंक अकाउंट, दीज आर स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। साथ में लिख देना आपने बिकॉज दे कैन बी कैलकुलेटेड at a given point of time. These two are flow because they are calculated over a period of time. चलिए next is how can government budget be helpful in altering the income distribution? Explain. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ऑल्टर माने चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट का बजट? थिंक केयरफुली। मैम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यस यस, जो पॉइंट आपने किया ना गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यही वाला पॉइंट है। तो इसमें आपने ऐसे थोड़े पॉइंट्स बना देना कि भाई जो इन द बजट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन रिच पीपल। तो वही जो उनसे इनकम विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड द पुअर पीपल कैन बी गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ कंसेशंस एंड सब्सिडीज। उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज कैन बी गिवन या एजुकेशनल फैसिलिटीज या चीप हाउसेज एट लोअर इंटरेस्ट रेट, जो भी कुछ ऐसा है, चीप हाउसेज हाउसिंग कैन बी प्रोवाइडेड या चीप मेडिकल फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड। मतलब कोई भी 3-4 चीजों के नाम यू कैन मेंशन। तो इन दैट मैनर बजट कैन बी हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट। Very right. That will be a way to what can we say, contract money या to take money from the rich people and to distribute among the poor people. Okay. चलो next है हमारा question, 19th question. Government has recently issued below poverty line cards to poor people in India so that they get minimum food from the ration shops and avail subsidized medical facilities at big hospitals. Which objective of the government is fulfilled here? Explain its need through the budget. हाँ जी, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है यहाँ पे? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, ध्यान से देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा बेटे। अब ध्यान से देखो, पुअर पीपल का नाम आ गया बीच में, तो जो पुअर है, पुअर का मतलब दे आर ऑलवेज कंट्रास्टेड विद रिच पीपल, उसी के रेफरेंस में बात हो रही है। रिच और पुअर वाला कौन सा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये अभी जो बोला है आपने ऊपर, यही वाला है, इसी को उन्होंने एग्जांपल की हेल्प से पूछा है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है कि पुअर पीपल को ये फैसिलिटीज के नाम, उनको कार्ड दे रही है, उनको सस्ता राशन दिया जाएगा या कोई और फैसिलिटीज होगी, या हॉस्पिटल में थोड़ी सस्ती उनको उनका मेडिकेशन हो सकता है। तो दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो, तो आगे क्या पूछा हुआ? विच ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड एंड एक्सप्लेन इट्स नीड थ्रू द बजट। तो नीड क्या है? नीड पे आप यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बना सकते हो कि भाई नीड कि बिकॉज पुअर पीपल सिंस दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू नेशनल इनकम। बहुत ही पुअर है, पॉवर्टी लाइन से कम होने का मतलब एक्सट्रीमली पुअर पीपल ही है। तो दे ऑल्सो हैव द राइट टू सर्वाइव, राइट टू लाइफ तो सभी का ही है। So government can help them. So with the purpose of helping them, government can impose taxes on rich and the same money can be used. Same explanation जो ये वाले क्वेश्चन का था, वही पॉइंट्स में आपने लिख देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, are the following transactions entered on the credit side or debit side in the BOP account? Give reason. ध्यान से सोचना है आपने। क्रेडिट साइड पे जो आ रहा है that will be entered in credit, जो जा रहा है outflow that will be shown in debit side. ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स करके मनी कम्स टू आवर कंट्री, तो Credit side. इट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। वेरी राइट। तो साथ में लिख देना, पहले लिख देना नंबर 1 क्रेडिट साइड, फिर फुल स्टॉप या कॉमा लगा के फिर आप लिखोगे बिकॉज एक्सपोर्ट रिसीट्स आर ए काइंड ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट इंपोर्ट्स, डेबिट side. राइट, वेरी गुड वेरी गुड। डेबिट लिख के फिर आपने साथ लेना बिकॉज ड्यू टू इंपोर्ट्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी। वेरी राइट। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Credit side. साइड क्यों? Inflow हो रहा है मनी का। इनफ्लो, यहाँ हमने वो लाइबिलिटी की तरह से नहीं सोचना है, सिर्फ आना जाना सोचना है।
तो it is an inflow. Lending to rest of the world. Debit. Debit side. Very good, शाबाश. Lending हो जाएगा. Outflow of money is taking place, so आएगा ये हमारे डेबिट. Very good. चलिए नेक्स्ट है. ये वाला क्वेश्चन तो बेटे मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन सी हो रही है, ये आएगा ही आएगा. इसको अच्छे से कर लेना आपने. एक्सटर्नैलिटीज एंड जीडीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारे पॉइंट्स. हाउ कैन एक्सटर्नैलिटीज बी a limitation of using GDP as an index of welfare? This question can be for 3, 4, 6 किसी भी फॉर्म में आ सकता है. How can externalities be limitation? पहले तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो. ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एंड में दिया हुआ है ना, तो उसमें लिमिटेशंस क्या है? जीडीपी या जीएनपी कोई भी टॉपिक टर्म हो तो लिमिटेशंस उसमें एक आ जाता है हमारा ये distribution of income that is ignored in GDP, externalities are ignored in GDP, non-market activities are ignored in GDP. ये 3 चीजें, एक आधी कोई और होगी, ये 3 जो चीजें हैं they are ignored in GDP. ठीक है, तो यहाँ पे externalities का मतलब those benefits for which we have not done any work. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिमिटेशन पूछा हुआ है. तो आप सोचो आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे. तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आउटपुट हो रही है. फ्रॉम दैट एंगल तो इट इज गुड, इट विल बी एडिंग टू जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी. बट ड्यू टू द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय स्मोक, क्रिएटेड बाय या वाटर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय दैट फैक्ट्री, तो फिर क्या हो रहा है? आपके हेल्थ को नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो फिर उस एंगल से आपने लिया ना कि ये एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है. तो ड्यू टू दिस your health may get bad, you may have to go to doctor, health expenditure होगा आपका. तो ये जो आफ्टर इफेक्ट पड़ रहे हैं they are not shown in GDP. Are you getting my point? ठीक है, लोगों को काम मिल रहा है, आउटपुट हो रही है, वो तो जीडीपी में ऐड होगा, बट जो नुकसान हो रहे हैं they are not shown anywhere. ऐसे ही आप जैसे ट्रैफिक का एग्जांपल ले सकते हो कि ट्रैफिक के करके स्मोक एमिशन होता है रोड्स के ऊपर, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी एक्सटर्नलिटी है. ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. तो उसी को अपने पॉइंट्स में थोड़ा सा अपनी बात को कहना है. चलिए नेक्स्ट है हमारा. चलो फॉर दिस यू नीड टू मेक यूज ऑफ योर नोटबुक ऑल्सो. हाँ जी, न्यूमेरिकल है ये. यू कैन सी, अगर आपने लिखना है तो you can note down the values, otherwise you can see we have to calculate national income by income method and expenditure method. So first of all you give the heading income method. ठीक है, formula I write on the board, अगर नहीं याद है तो. I hope board is visible. Anything which is asked with the help of income method to be started with this term. इसी को कह देते हैं एनडीपी और फैक्टर कॉस्ट, और द सेम इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. ठीक है, तीनों वर्ड्स एक ही चीज के नाम है. प्लस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, तो इट विल नहीं, डेप्रिसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड. आई एम रॉन्ग हियर. डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए बिकॉज दोनों नेट है. ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. फिर ये भी फैक्टर कॉस्ट है, दिस इज आल्सो फैक्टर कॉस्ट. फाइन, नो चेंज इज रिक्वायर्ड. ओनली वन चेंज इज रिक्वायर्ड. दिस इज डोमेस्टिक, इट इज नेशनल. तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो वी नीड टू ऐड एनएफआई, बाकी और कुछ नहीं करना. देन बिलो दिस कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. मैम 2600. कितना बेटा, कितना बोला? 2600 2600. रुपीस करोड़. रुपीज 2600 करोड़. फाइन, वेरी राइट. चलिए नाउ फाइंड विद एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड
multiplies minus depreciation minus multiplier plus और इसको नेचुरल प्लस 10 इसके नीचे 4 items are to be added. Private final consumption expenditure plus government consumption expenditure या simply government expenditure, ये लिखा हुआ government final consumption expenditure plus आ जाएगा gross domestic capital formation plus net exports. 4 items. अब आप यहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ऐसे क्वेश्चन में वहीं पर ही दिक्कत होती है. नाउ यू सी योर सेकंड एंड थर्ड आइटम, वहां पर हमें दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. ठीक है, और देखो जरा ये बन जाएगा हमारा नेट कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, इसका मतलब अभी चेंज इन स्टॉक को रुकिए एक साइड पे रफ में आप करके देखो. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड इज मिसिंग, नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर ही है. डोमेस्टिक वर्ड लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ये कर दे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन. तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बाकी तो सारा सिंपल ही है. मैम ₹2600 करोड़ आ गया. ठीक है, सेम आंसर आएगा. अगर सेम सेट ऑफ डाटा है, मेथड कोई भी हो, एक चीज पूछी हुई है हमें, तो उसका भी आंसर ₹2600 करोड़ ही आएगा. दैट इज ऑल राइट. रुपीस करोड़ जरूर लिख देना साथ में. जिसका नहीं निकला बेटे आंसर नोट कर लो 2600, बाद में आप इसको पूरा कर लीजिएगा. चलो, आई थिंक मैंने उस दिन आपको आंसर्स भी भेज दिए थे. आज एक और मैंने सैंपल पेपर में से लिया है क्वेश्चन. थोड़ा सा ये ना पूरे पेज की पिक्चर लेते हुए ऐसे थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, मैं साथ साथ में बोल देती हूँ. हाँ जी, ये अभी आई एम नॉट सेंडिंग द आंसर की, बाद में मैं आंसर की भी फोटोज आपको भेज दूंगी. ठीक है, तो थोड़ा याद करने के पर्पज से अभी पहले वैसे ही करके देखते हैं. लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. मैं बोल देती हूँ बेटा. व्हेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सीड्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी एक्सीड्स एनएनपी, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज Negative. नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू कम होगी, अदरवाइज तो फिर ज्यादा भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है. तो नेगेटिव आएगा. वेरी राइट. ऐसा क्वेश्चन ना समझ आए ना कि क्या क्या करना है, तो रफ वर्क पे पहले आप इक्वेशन बना के देख लो, कोई भी वैल्यू अपनी इमेजिनरी लिख के देखो कहाँ पर फर्क पड़ता है, फिर उसके हिसाब से यू कैन मेंशन. चलो, और पार्ट है. नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स accruing to हाँ जी Residents. यस, वेरी गुड. क्योंकि इनकम लोगों को होती है. ठीक है, प्रोडक्शन टेरिटरी में होती है, इनकम लोगों को होती है. तो यहाँ पे रेजिडेंट्स आएगा. रेजिडेंट्स मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स ही है ये. चलो जी, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस बट रिमेन्स विद इन ए स्पेसिफिक रेंज एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक. Central Bank. वेरी गुड. सेंट्रल बैंक. स्टेट बैंक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टेट बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक. या तो चाहे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का है, बट फिर भी ये कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ सेंट्रल बैंक आएगा. या आरबीआई नाम लिखा हो तो आरबीआई लिख देना. नेक्स्ट, रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू Revenue expenditure minus revenue income. Revenue expense. यस, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम. वेरी गुड. चलिए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से मैच करो, फिर मैं पीछे से बता देती हूँ आपको. कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच. कॉलम 1 में लिखा एक्सचेंज रेट चेंज, और साथ में कॉलम 2 में वर्ड लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब सिंगल टर्म इज गिवन. ठीक है, एक टर्म दी हुई है तो दूसरी तरफ उसका कॉलम 1 में उसका मीनिंग दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू मैच. increase in the value of country's currency in terms of other country's currency. Appreciation. 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 Very good. Appreciation. ठीक है. Second,
fall in the value of a country's currency in terms of another country's currency. Depreciation. Devaluation. Devaluation. एक मिनट। Devaluation. डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी मैं बताती हूँ कहाँ से पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का फर्क कहाँ से पता चलेगा, अदरवाइज तो मीनिंग तो सेम ही होता है। डेप्रिसिएशन। उसके बाद नाउ थर्ड पॉइंट लिखिए जरा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। सेकंड और थर्ड में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना कि जो डिक्रीज है दैट इज मेड बाय समवन एल्स, कोई और करता है, ठीक। तो और यहाँ पर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कंट्री में गवर्नमेंट ही बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो डिक्रीज वर्ड से आइडिया लगाना है आपने, डिक्रीज वाला जो आएगा दैट मींस दिस डिक्रीज हैज बीन मेड बाय गवर्नमेंट, तो फिर वो क्या हो जाता है, डीवैल्यूएशन, ठीक है। राइज और फॉल आपने थोड़ा सा याद रखना है, राइज और फॉल होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। तो उस एंगल से पूछा जाए तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। अगर यहाँ पर होता है डिक्रीज या मान लो इंक्रीज होता है तो फिर कुछ और वर्ड भी रीवैल्यूएशन वर्ड आ जाता है, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो डिक्रीज इज डन बाय गवर्नमेंट, तो ये बन जाएगा डिवैल्यूएशन, ठीक है जी। याद रखना है राइज और फॉल ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, तो उसके करके होता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। डिक्रीज या इंक्रीज इज मेड बाय गवर्नमेंट, तो उसके करके होता है डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, बढ़ना या कम होना। बढ़ना कम होना नहीं, मैम फिर फर्स्ट का रीवैल्यूएशन है। हाँ जी बेटे। मैम फिर फर्स्ट का First option रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ दिया नहीं हुआ है, यहाँ फिर होना चाहिए था हमारा वर्ड इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन होना चाहिए था। रीवैल्यूएशन टर्म्स ही गलत दी हुई है, मतलब ये को जान के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया, तो आपने ध्यान से देख लेना। आई ऑल्सो डिड नॉट रीड केयरफुली। तो पहले का एप्रिसिएशन की जगह फिर एप्रोप्रिएट टर्म शुड बी रीवैल्यूएशन होनी चाहिए थी, यहाँ पे यही बनती है ना। चलिए लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। इसके हो गए हैं, आई विल सेंड द आंसर्स ऑल्सो। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लिखा है तो सत्य वचन हो गया, कहीं करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने आप भी सोच सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, प्राइमरी डिफिसिट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉर्मूला फिस्कल डिफिसिट। हाँ जी Minus interest payment. वेरी गुड। माइनस मतलब आपने पेपर में पूरा इक्वेशन की फॉर्म में कर देना, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वेरी राइट। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डैश एंड डैश। Demand and supply. Demand and supply. यस, सी ऑप्शन, डिमांड एंड सप्लाई। ओके नेक्स्ट जो है ना बेटे, ये अभी नहीं हो पाएगा, ये आप घर पे आराम से पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत मजेदार होता है। इंग्लिश में आप करते हो ना, कॉम्प्रिहेंशन इज गिवन, तो इंग्लिश में तो फिर कुछ पूछ लेते हैं कि इसके लिए सिंपल टर्म बताओ या एंटोनिम सिनोनिम कुछ ऐसा बताओ। यहाँ पर कुछ भी नहीं, एवरी आंसर विल बी देयर इन द पैरा। तो बस आपने वहां से ध्यान से रीड करके ये क्वेश्चन नंबर 7 to 10 यू विल रीड योरसेल्फ। मैं भेज दूंगी ये इसका भी पीडीएफ बना के। ओके नेक्स्ट है हमारा 7 नहीं फिर 11th क्वेश्चन भी वी शुड कम। हाँ जी 11th क्वेश्चन है, gross domestic product does not give a clear indication of economic welfare of a country. Defend or refute the statement with valid reason. Statement is refuted. Yes, yes, very right. Again वही वाला आ गया जो मैं पहले कह रही थी, important है ये। GDP does not give a clear indication. तो पहले beginning में आप लिखोगे I refute this statement, ठीक है। I मतलब बच्चा जो स्टूडेंट है, he or she will write I refute because, फिर आगे आप शॉर्ट से हेडिंग्स बना के, अब इसमें आप 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स आप दे सकते हो। 1 पॉइंट कैन बी एक्सटर्नैलिटीज, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। 1 पॉइंट कैन बी और क्या हो सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। एक हो सकता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जैसे women in the family they do work but that is not their its value is not assessed in the market, ठीक है ना। ऐसा कोई भी 3 पॉइंट्स आप दे सकते हो। ओके नेक्स्ट है इसका और पार्ट, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये सर्कुलर फ्लो वाला ही आ जाना है। एक आपने डायग्राम ड्रॉ कर देना बिगनिंग में, प्रोडक्शन एरो, जनरेशन ऑफ इनकम, फिर एरो
एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो फिर आगे फिर एरो, फिर उसके 3 पॉइंट्स बना के आपने इसको तीनों के बारे में एक एक लाइन कर देनी है, प्रोडक्शन की, एक इनकम की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट है 12th question. The opening up of Indian economy has led to a rapid increase in FDI and foreign exchange reserves of the country. Defend or refute the statement. पहले तो बताओ, you are defending or refuting? Defending. Defending. डिफेंड मतलब उसके फेवर में है, ठीक है। ध्यान से रीड करो जरा, लाइन क्या है, दैट इज कि इंडियन इकोनॉमी को व्हेन ओपन अप किया गया, तो यहाँ से अंडरस्टैंड करो, ओपन अप का मतलब दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरेट किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब किया गया, तो उसके करके क्या हुआ, एफडीआई भी बढ़ गई और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी बढ़ गए। तो अब फिर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना कि एफडीआई बढ़ने का मतलब नाउ सिंस ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर आल्सो बीइंग इनवाइटेड, दे आर आल्सो बीइंग एनकरेज्ड, उनके लिए वेरियस फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाते हैं उनको, कई तरह की उनको कंसेशंस भी देते हैं, तो दे गेट अट्रैक्टेड। जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अभी ये ड्यू टू दिस कोविड, चाइना में बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज थी या बाकी और कंट्रीज की एमएनसी, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज थी, नाउ मेनी ऑफ देम दे वांट टू वाइंड अप देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो अब उनको इंटरेस्टेड तो हैं, बट उनको अपने तक लेके आना, तो इसका मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट वैसी ही फैसिलिटीज दे जैसे उनको चाइना में मिल रही थी, तो वो बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। तो दैट मीन्स मतलब दोज पीपल कैन बी ब्रॉट टू अवर फोल्ड, उनको ला सकते हैं थोड़ी से, उनको कंसेशन देके या किसी तरह से अट्रैक्ट करके, तो ये हो रहा है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कब बढ़ते हैं, जब कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जब हम दूसरों को ज्यादा सामान बेचेंगे तो ही एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। तो when more exports are taking place, तो इसका मतलब now India is participating in the international trade, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है to other countries। तो ऐसे करके आपने अपने आंसर को इलेबोरेट करना है, ठीक है। दो हेडिंग बना लेने, एक एफडीआई से रिलेटेड, उसके नीचे सब पॉइंट्स, 4 नंबर का है तो दो पॉइंट उसके बना लेना, एक हेडिंग आपने बना लेना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसके नीचे 2 पॉइंट, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि यू आर कवरिंग बोथ द एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, ये बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग है, एक्सप्लेन M1 एज ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1, ठीक है। अब होता क्या है, एक मिनट, हाँ जी, तो होता क्या है कि हमें जब मनी सप्लाई आ गया, तो जिसने याद किया होता है उस बच्चे को बड़ा अट्रैक्शन होता है, मैं मनी सप्लाई का मीनिंग भी लिख दूं, लालच होता है। बट डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, लालच नहीं करना कि मुझे आता है तो मैं बता दूं, कोई फालतू लिखने की, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सीधा हेडिंग दो M1 मेयर, बस उसका नंबर ऐसे लिख दो, कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेयर, अंडरलाइन करके, नो नीड टू गिव मनी मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। नंबर 1 क्या आ जाएगा, करेंसी, उसके बाद नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट्स, नंबर 3 अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर करेंसी के आगे फर्दर सब पॉइंट्स छोटे छोटे बना लेने हैं, उसमें क्या आ जाता है, पेपर नोट्स, कॉइन्स, सारा दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, तो उसको शॉर्ट से पॉइंट्स, पेपर नोट्स, कॉइन्स, उसके बाद आ जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट्स, उसका शॉर्ट से पॉइंट बना लेने 1 और 2, फिर अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स में जैसे कोई अपना आ जाता है, कोई फॉरेन कंट्रीज की कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई लोग हैं पर्सनली वो डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा दिया हुआ दैट इज गिवन, तो उसके पॉइंट्स थोड़ा शॉर्ट कर लेना, ज्यादा नहीं आपने इसको एक्सपेंड करना। नेक्स्ट इज, और है सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक, इलेबोरेट द स्टेटमेंट। तो इलेबोरेट मतलब हमने इसी को एक्सप्लेन करना है, बैंकर्स बैंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज मेक 4 पॉइंट्स। नो नीड टू डिफाइन सेंट्रल बैंक, कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना उस पर, सीधे पॉइंट्स के ऊपर आ जाना है आपने। ओके, नेक्स्ट आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल है, इफ एन economy plans to generate rupees 1000 crore of additional income, ये मैंने आंसर भी लिख लिया है, आपने आंसर पहले नहीं देखना है, बाद में देखना है।
If an economy plans to generate rupees 1000 crore of additional income, then how much investment will be required if MPC is 0.6? How much investment will be required if MPC is 0.6? मैम ₹400 करोड़. Very right, rupees 400 crore. अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में करोड़ दिया हुआ है, रुपीस दिया है, तो साथ में लिख देना है रुपीस 400 करोड़. अब MPC है, अब आपकी मर्जी है, पहले K की वैल्यू निकाल लो, चाहे 1/MPS करके कर लो, चाहे 1/1 - MPC, एज यू फील इजी. तो वो निकाल के K की वैल्यू, फिर आप सेकंड फॉर्मूला K = delta y/delta I. दो वैल्यूज आर देयर, पुट देम एंड यू विल गेट 400 रुपीस 400 करोड़. ओके, नेक्स्ट है जो 15th क्वेश्चन, ये रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से. डेट लेवल्स across the world in both public and private sectors will have risen significantly from the historically high levels registered before the crisis. ठीक है? In this condition, the wrong policy steps and ignoring the experience of last decade could trigger further shocks. Shock मतलब shocks to economy, which would not only derail recovery but also usher in a, usher मतलब to take, लेके जाना किसी को, to usher, but could usher in a lost decade. The report said, explain more suitable suggestions to solve this problem. अब क्वेश्चन पढ़ के तो लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया हमें, है? तो इसमें आ जाएगा हमारा, ध्यान से अगर हम रीड करें तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डेट लेवल्स आर इंक्रीजिंग, कि लोग बोरो करते हैं. डेट का मतलब बोरो करना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, कि पीपल आर बोरोइंग, बट वो रिटर्न करने की और उनका नहीं है इतना, मतलब उस लोन की जो बोरो लोग कर रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली रिकवर्ड बाय, अब यहाँ पर बाय गवर्नमेंट भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बोरोइंग इज डन फ्रॉम द बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम से बोरो करते हैं. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें कहा गया कि बैंक्स आर नॉट, they are not being able to recover the loans which they have provided to people, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर. तो क्वेश्चन ये है कि बताइए क्या सुजेशन देंगे आप, क्या करना चाहिए लोगों से. लोग या तो फिर इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो लोग लोन ही कम ले, है ना, एक तो ये हो सकता है कि कम ले, थोड़ा ले. सेकंड हो सकता है कि जिन्होंने ले ही लिया है तो उनसे वापस कैसे ले, उनको इनकरेज कैसे करें. ठीक है, तो लोग कम लोन ले तो उसके लिए तो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट बढ़ा दे. हाँ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करें, तो डिस्करेज करें. पहले ऐसे करके पॉइंट बनाना है कि पीपल शुड बी डिस्करेज्ड फ्रॉम टेकिंग लोन्स. तो डिस्करेज कैसे हो सकता है, बाय चार्जिंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट समटाइम्स कई बार क्या होता है, जैसे कंट्री का एग्रीकल्चरल सेक्टर है तो वहाँ इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ा सकते, लोगों की मदद भी करनी है, पुअर फार्मर्स है तो उस केस में इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते. तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि पीपल शुड बी told to make proper use of the loan amount which they have availed. उसको misuse ना करें या उसको unproductive, हाँ ऐसे आ जाएगा, मतलब people should be advised या they should be taught not to make use of that loan amount in unproductive works. जो घरों पे जैसे फार्मिंग फैमिलीज में कर लेते हैं, घर के कामों में पैसा यूज कर लिया, लिया था ट्रैक्टर लेने के लिए, वो ट्रैक्टर नहीं लिया, घर के शादी ब्याह में खर्च कर लिया. तो ऐसे अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में वो लोन को ना अडॉप्ट करें यूज, इस तरह से उनको बताया जाना चाहिए. फिर एक और हो सकता है कि लोगों में हैबिट टू रिटर्न, कि टाइम पे वापस करें, उस तरह की थोड़ी एनकरेजमेंट उनको दी जा सकती है. फिर एक और हो सकता है कि पीपल शुड बी एनकरेज्ड टू इंक्रीज देयर सेविंग्स ऑल्सो, कि अपने थोड़े खर्चों को कर्टेल करें, सेविंग बढ़ाएं ताकि टाइमली उसको रिटर्न कर सकें. ऐसे 2-3 पॉइंट्स आपने बताए, कोई और भी अभी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, मतलब you can think about that कि people should be advised to make more savings and they should be encouraged to timely return the loan which they have taken. They should be told कि भी they should not be willful defaulters ना बने, है ना, और unproductive कामों में ना करें ज़्यादा अपना खर्चा, और अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं, अपने इनकम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें. और एक और हो सकता है कि एक और पॉइंट मेरे ख्याल में आ रहा था,
इसको लास्ट में आप लिख सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑल्सो। ये नहीं कि फ्री में छोड़ रहे हो, चलो नहीं दिया तो माफ कर दो। अननेसेसरी जो लोन वेविंग ऑफर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर कर देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज नहीं करना चाहिए लोगों को। रादर दे शुड बी टॉट इकोनॉमिक, दे शुड बी वेजेंट, वेजेंट होता है केयरफुली खर्चा करें, ऐसे करके आप पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो। हाँ जी, ये किसके भाई बहन बोले हैं, जरा उसको आवाज को बंद कर लो बेटे। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी भी, जिसके भी घर पे है वो जरा म्यूट कर लो, अदरवाइज रूपाली हम सबको म्यूट कर देंगे। अच्छा जी, चलो नाउ 16th क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? इमेज चेंज कर दो। बेटे म्यूट कर दो, कौन सा रूपाली मैम प्लीज म्यूट दिस स्टूडेंट जहां से आवाज आ रही है। यस मैम। हाँ जी, कौन सा बच्चा है ये, शिवांशी है कि कनिका? कनिका का तो भाई बड़ा है। वसुंधरा ग्रोवर मैम। वसुंधरा वसुंधरा ग्रोवर मैम। वसुंधरा ग्रोवर, ओके। हाँ जी, नंबर 1 है, बताना है हमने नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करते हैं। मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग इन ए फॉरेन कंट्री, विल इट बी इंक्लूडेड? नो। नो। नॉट बी इंक्लूडेड, तो फिर ये क्यों नहीं इंक्लूडेड होगा? बिकॉज यूनिलेटरल ट्रांसफर। Unilateral है। इट इज ए यूनिलेटरल या ट्रांसफर पेमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई मर्जी वर्ड लिख लो। इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, तो दैट इज व्हाई नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, increase in the prices of stocks lying with a trader, नो। नो, ये No. होगा क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वो चीजों का होता है इंक्लूजन जो फिजिकल प्रोडक्शन के करके जिसमें इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ तो सिर्फ वो स्टॉक के प्राइस ही बढ़े हैं, स्टॉक में इंक्रीज करके कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस बढ़े हैं, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड बाय ए डीलर ऑफ ओल्ड कार्स, यस। यस, क्यों? Yes. क्योंकि कमीशन ऑफ अ सेकंड हैंड गुड। because जो person dealer है, he is working for the first time, he is facilitating the sale purchase of old car, it is his job है ना, it is his work, तो his commission will be included क्योंकि वो तो अपनी ओर से फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये एक्चुअली आपके Yes. मैं इसका वैसे बता देती हूँ, अभी सिलेबस में नहीं है, पहले होता था ये, तो इसका आएगा नॉट इंक्लूडेड, कि जो गवर्नमेंट करती है, डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज अभी ये सिलेबस से रिलेटेड हो गया हुआ है, तो नेशनल डेट इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड।